हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अध्ययन करेंगे मौर्य साम्राज्य पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। आज पार्ट 2 में देखेंगे सम्राट अशोक को। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। जब बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुआ, उसके बाद उनके पुत्रों के बीच एक उत्तराधिकारी का संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो कि 4 वर्ष तक चला। अंततः 269 ईसा पूर्व में अशोक इस उत्तराधिकारी के संघर्ष में विजयी प्राप्त किया और मगध का शासक बना। इस संघर्ष में बिंदुसार का एक मंत्री राधागुप्त सम्राट अशोक को काफी मदद करते हैं। शासक बनने से पूर्व अशोक अवंती, जिसका राजधानी उज्जैन था, वहां का गवर्नर था। दीपवंश और महावंश, ये 2 बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि सम्राट अशोक उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान अपने सबसे छोटे भाई तिस्सा को छोड़कर शेष अन्य 99 भाइयों का हत्या कर देता है और उनके हत्या के बाद मगध का सत्ता प्राप्त करता है। अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, अर्थात वह भगवान शिव में विश्वास रखता था। अशोक साम्राज्य विस्तार के दौरान भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसी संपूर्ण राज्य विस्तार के दौरान कलिंग विजय अशोक के जीवन काल का सबसे निर्णायक मोड़ रहा। कलिंग को हम जूम करके देखते हैं। यह क्षेत्र जो है कलिंग का क्षेत्र है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक महेंद्र था। महेंद्र की संपूर्ण सेना अपने प्राण के आखिरी क्षण तक वीरतापूर्वक अशोक का सामना किया और अंततः यह पराजित भी हुआ। इसकी पराजित होते हुए स्थिति को देखकर महेंद्र की पुत्री, जो एक वीरांगना थी, इसने कलिंग की महिलाओं के साथ एक सेना का निर्माण किया और युद्ध के भूमि में कूद पड़ी और वह सारी महिला सेना भी अशोक के साथ वीरतापूर्वक आखिरी क्षण तक लड़ी। अंततः भले ही वे पराजित हो गई, परंतु अशोक इतनी बड़ी जनसंहार को देखकर उसका आत्मा क्षुब्ध हो गया। फलतः वह युद्ध की नीति को त्याग कर धर्म की नीति पर चलना प्रारंभ कर दिया और उसने शैव धर्म के बदले बौद्ध धर्म को अपना लिया। उपगुप्त वो व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक इसके प्रचार प्रसार के लिए कई कार्य किया। अशोक ने धम्म यात्राएं शुरू की। इसके लिए एक अलग पद धम्म महामात्र की भी नियुक्ति किया। धम्म महामात्र का कार्य धर्म से संबंधित सारे कार्यों को देखना होता था। साथ ही साथ अपने दूत को विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भी भेजा। उसी दरमियान अशोक अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। इन धम्म यात्राओं के साथ साथ अशोक स्वयं भी धर्म यात्रा प्रारंभ किया। इसमें वह अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह स्थान बोध गया था, यहाँ का यात्रा किया। साथ ही 20वें वर्ष लुम्बिनी का यात्रा किया। लुम्बिनी जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध के जन्म स्थल होने के कारण इसकी महत्ता को देखते हुए सम्राट अशोक यहाँ से लिया जाने वाला कर को घटा दिया। अभी तक यहाँ से 1/6 कर लिया जाता था, जिसे घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक अपने राज्य घोषणाओं को संपूर्ण जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेख का सहारा लिया और उसके द्वारा जो अभिलेखों का निर्माण किया गया उसे हम 3 वर्गों में बांट के देख सकते हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। शिलालेख जिसमें एक बड़े प्रस्तर को काटकर, प्रस्तर अर्थात पत्थर को काटकर इस पर आरेख लिखवाया जाता था।
स्तंभ लेख में एक बड़ा पहले स्तंभ का निर्माण करवाया जाता था और उसके ऊपर आरेख लिखवाया जाता था, घोषणाओं को लिखवाया जाता था। तत्कालीन समय में जो उत्कृष्ट कार्य होते थे उसे इस स्तंभ लेख शिलालेख पर लिखवाया जाता था। तीसरा है गुहा लेख। गुहा लेख में क्या होता था कि कई संप्रदाय के भिक्षु के साधना के लिए, उनके रहने के लिए गुहा अर्थात गुफाओं का निर्माण करवाया जाता था और इन गुफाओं पर भी आरेख लिखवाए जाते थे, जिसे ही गुहा लेख कहा जाता है। अशोक द्वारा निर्माण किए गए शिलालेख में 14 बृहद शिलालेख का उल्लेख है। यह मुख्य रूप से 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है, जिसमें पहला है मनसेहरा, सहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, गिरनार से, सुपारा से, ईरागुडी से, जौगढ़ से, धौली तथा कलसी। इन 8 क्षेत्रों से 14 बृहद शिलालेख का साक्ष्य मिला है। इसे हम जूम करके देख सकते हैं। अब मैप को जूम करके आप देख सकते हैं कि अशोक द्वारा बनाए गए बृहद शिलालेख कहाँ कहाँ स्थित था। तो सबसे पहला देखें, ये इस स्थान पे था मनसेहरा, दूसरा ये था सहबाजगढ़ी, तीसरा यहाँ था गिरनार, चौथा यहाँ था सोपारा, पांचवा यहाँ था ईरागुडी, छठा यहाँ जौगढ़, सातवां धौली और आठवां यहाँ कलसी था। साथ ही साथ अशोक जो स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था वह आप चित्र के हिसाब से देखिए त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार जहाँ जहाँ पॉइंट किया हुआ है वह स्तंभ लेख का है और इसमें आप विशेष रूप से देख सकते हैं दिल्ली टोपरा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, साथ ही कौशाम्बी से भी प्राप्त हुआ है, अमरावती से भी स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, मनसेहरा से भी स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अशोक द्वारा कुछ लघु अभिलेख भी बनाए गए हैं जो पत्थर के होते थे और यह मुख्य रूप से राजकीय घोषणा के लिए प्रयोग किया जाता था। आप चित्र में देखें, जहाँ जहाँ पे ये व्हाइट स्क्वायर दिखाया गया है वहाँ वहाँ लघु शिलालेख का स्थापना किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। अशोक अभिलेख जारी करने वाला पहला भारतीय शासक था। इससे पहले अपने राजकीय घोषणाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए अभिलेख का सहारा लेने वाला कोई अन्य शासक नहीं था। ब्राह्मी लिपि का विकुटन जेम्स प्रिंसेप 1837 में किया। मुख्यतः अशोक द्वारा जो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेख लिखा जाता था वह ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और वहाँ प्राकृतिक भाषा में लिखी जाती थी। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जो 1837 में इसे सबसे पहले पढ़े थे। अशोक के लघु स्तंभ लेख में राजकीय घोषणाओं का विवरण मिलता है, यानी राजा के द्वारा जो घोषणा किया जाता था उसे जनता तक पहुंचाने के लिए लघु स्तंभ लेख को बनाया जाता था और नगर के चौराहे पर या फिर वैसे स्थान पे जहाँ पे जनता की पहुंच आसान होती थी उन स्थानों पर इन लघु शिलालेखों को स्थापित किया जाता था। अशोक बराबर की पहाड़ी में सुदामा नामक एक गुफा का निर्माण करवाया था। यह गुफा मुख्य रूप से आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को रहने के लिए प्रदान किया था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। उसके बाद अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल और दशरथ के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। इनका हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और शुंग वंश का स्थापना किया। हेमचंद्र राय चौधरी अशोक के शांतिवादी नीति के आलोचक थे। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमचंद्र राय चौधरी एक इतिहासकार हैं। उनका मानना है कि अशोक जो ये शांतिवादी नीति को अपनाया, यानी बौद्ध धर्म के प्रति इसका झुकाव इस साम्राज्य के विघटन का एक कारण बना। अगर हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को देखें तो इसे प्रभावित करने वाले कई कारण थे, जिसमें पहला था अशोक के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता। अशोक वास्तविक रूप से एक बृहद साम्राज्य का स्थापना कर चुका था। इस बृहद साम्राज्य के संचालन के लिए एक योग्य शासक का होना आवश्यक था, परंतु अशोक के उत्तराधिकारियों में इतनी अत्यधिक योग्यता नहीं थी कि वह इतने बृहद साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन को आसानी से चला सके। फलतः क्या हुआ कि प्रांतपति जो थे, अलग अलग प्रांत के जो
प्रांतपति थे उसके विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया और वह स्वयं को मगध साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया। इन सब कारणों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ना कि यह एकमात्र कारण हुआ कि अशोक की शांतिवादी नीति या फिर उसके द्वारा राज्य विस्तार के अतिरिक्त धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव। हिंद यूनानी शासकों के आक्रमण आदि कारण से बाद में क्या होने लगा कि भारतवर्ष पर जो अभी तक यूनानियों का दबदबा पहले था, बाद में मौर्य साम्राज्य स्थापित होने पर दबदबा जो खत्म हुआ वह पुनः प्रारंभ हो गया और यूनानियों के आक्रमण के फलस्वरूप भारत भी कई खंडों में बंटना शुरू हो गया। इस प्रकार अशोक की मृत्यु के बाद एक भारतवर्ष जो एकीकृत रूप में था अब वह विखंडित होना शुरू हो गया था। आने वाले वीडियो में मैं इस अध्याय से संबंधित पूर्व के परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का हल दूंगी, जिससे आप उस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपने इस अध्याय को कितना बेहतर तरीके से समझा है। अगर ये वीडियो आप लोग को यूजफुल लगा हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, साथ ही इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।